हेलो गाइज, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आप लोगों के लिए करंट अफेयर जो 2021 का है, ठीक है ना, तो आपके लिए दिया जा रहा है। इसमें और भी पार्ट हो गए हैं तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं, जो आपको प्रतियोगिता परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा जो नए हैं, ठीक है ना। चलिए हम शुरू करते हैं। कोविड-19 और महत्वपूर्ण तथ्य इस पर आज चल रहा है, ठीक है। देखते हैं कि कोरोना वायरस की पुष्टि सबसे पहले दिसंबर 2019 में मध्य चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में हुई थी। वुहान जो चीन में है, ठीक है ना। चीन की हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में हुई थी। WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का आधिकारिक नाम कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज रखा। 11 मार्च 2020 को WHO ने इसे वैश्विक महामारी घोषित किया, ठीक है। कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा है। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला केरल में दर्ज किया गया है। लक्षद्वीप एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां इसका कोई मामला नहीं है। कोरोना प्रभावित देशों को विश्व बैंक ने 12 अरब डॉलर की राशि दी। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत कर्नाटक में हुआ। भारत में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया गया। कौन सा अधिनियम पूछ सकता है, तो 1897 1897 का जो अधिनियम है उसी को लागू किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील 22 मार्च को की। कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण भारत में 23 मार्च 2020 को प्रथम बार लॉकडाउन लगाया गया। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा है। सबसे पहले पंजाब राज्य ने कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाया। सबसे पहले पंजाब। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान। सार्क देशों के लिए बनाए गए कोविड-19 इमरजेंसी फंड में भारत ने $10 मिलियन का योगदान दिया। कितना मिलियन डॉलर? $10 मिलियन का योगदान दिया। कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम केयर फंड की घोषणा की गई। भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल मुंबई में रिलायंस ने खोला। कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बने। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर होने वाला पहला देश कनाडा बना। कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया। कर्नाटक ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस मनाया। कर्नाटक ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस मनाया, ठीक है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर की कुथौल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया है। कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश स्लोवेनिया बना। कोरोना वायरस से निपटने के लिए G20 देशों ने ग्लोबल इकोनॉमी में 5 ट्रिलियन यानी $5 ट्रिलियन देने की घोषणा की। G20 देशों ने $5 ट्रिलियन देने की घोषणा की। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR तथा भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया है। कोरोना के वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल अमेरिका में हुआ। कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश रूस है। पहला देश कौन है? रूस। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान है। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान है। वंदे भारत मिशन विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिक को घर लाने के लिए चालू किया गया वंदे भारत मिशन जो विदेश में जो फंसे हुए 14,800 भारतीय नागरिक थे उनको घर लाने के लिए किया गया। मिशन सागर कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, सेशेल्स और मेडागास्कर कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करवाना, ठीक है। मिशन सागर का काम है। ऑपरेशन समुद्र सेतु कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन चला, ठीक है। ऑपरेशन संजीवनी कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को 62 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई।
62 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई। कोविड-19 के दौरान जारी किए गए ऐप कोरोना कवच ऐप भारत सरकार के द्वारा। ब्रेक द चेन अभियान केरल सरकार के द्वारा। ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार। नाड़ी ऐप पुदुचेरी सरकार। प्रज्ञाम ऐप झारखंड सरकार। कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश सरकार। आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार। समाधान मानव संसाधन विकास मंत्रालय। 5T योजना दिल्ली सरकार। 5T योजना दिल्ली सरकार। करुणा पहल सिविल सर्विसेज एसोसिएशन। बी सेफ टनल तेलंगाना। आई गॉट पोर्टल भारत सरकार। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना। मो जीवन उड़ीसा सरकार। संजीवन ऐप बिहार सरकार। नमस्ते ओवर हैंडशेक कर्नाटक सरकार। प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद के द्वारा। आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। कोविड फार्मा ऐप आंध्र प्रदेश सरकार के। तो ये थे कुछ ऐप जो आप लोगों के वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ज़रूर देखिए। अब चलिए नई शिक्षा नीति 2020 जिस पर हम लोग प्रकाश डालते हैं, ठीक है। देखिए कहता है कि 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। किनके द्वारा? मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, ठीक है ना। यह है मंत्री, शिक्षा मंत्री। मानव विकास शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया, ठीक है। और उनके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई, जो 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी, ठीक है। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था, ठीक है। भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी, जिसका सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में आई थी, जिसके तहत शिक्षा के 10+2+3 मॉडल को अपनाया गया था। यही अभी जो चल रहा है उसी मॉडल को अपनाया गया था, ठीक है। 1992 में 1992 में PV नरसिम्हा राव ने दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किया था। चलिए ठीक है। अब जरा नई शिक्षा नीति 2020 के कुछ तथ्य हैं जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। तीसरी शिक्षा नीति पूछ देगा कि ये किस इसका जो क्रमांक है कौन सा शिक्षा नीति है, तो ये लिखना है तीसरी शिक्षा नीति, ठीक है ना। इसके पहले भी 2 बार शिक्षा नीति हुआ था, लेकिन ये तीसरा शिक्षा नीति है और 34 वर्ष बाद लागू किया गया, चेंजिंग हुआ 34 वर्ष के बाद। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, ठीक है। और इनके जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक हैं, तो याद रखिएगा शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल लागू किया जाएगा। तो याद रखिएगा 3 है जो 2 बार आया था, 5+3+4, ठीक है। अब स्कूल के पहले 5 साल की पढ़ाई को फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी, जिसमें प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और पहली दूसरी कक्षा के 2 साल शामिल होंगे। अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से 5 तक की होगी, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज यानी कक्षा 6 से 8 तक होगी। अंतिम 4 साल का स्टेज कक्षा 9 से 12 तक होगी। अब 9वीं कक्षा से ही विषय चुनने की आज़ादी होगी। शिक्षण के माध्यम में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। 6ठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि को 4 वर्ष कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक पाठ्यक्रम के छात्र 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में कई स्तरों पर पाठ्यक्रम छोड़ सकेंगे।
जैसे पहले वर्ष में कोर्स छोड़ने पर प्रमाण पत्र, दूसरे वर्ष में छोड़ने पर डिप्लोमा, तीसरे वर्ष में कोर्स छोड़ने पर डिग्री एवं अंतिम अर्थात चौथे वर्ष में कोर्स छोड़ने पर शोध के साथ स्नातक का प्रावधान रहेगा। तो अच्छी बात है। नई शिक्षा नीति में एमफिल कोर्स को समाप्त कर दिया है। अब 4 साल के स्नातक डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं, एमफिल करने की जरूरत नहीं होगी। चलिए, कहता है स्कूल से दूर रहे 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में लाया जाएगा। नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान में 4.43% है। नई शिक्षा नीति में के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% जीईआर के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है, माने सभी को शिक्षा जरूरत है। ठीक है। अच्छा, उच्च कक्षा में जीईआर यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो वर्ष 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया। कितना? 50%। कब? 2030 तक। ठीक है, 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया। उच्च कक्षा में जीईआर वर्ष 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएगी। छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान करना है। यूजीसी एआईसीटीसी एनसीटीई को हटाकर एआईसीटीसी और एनसीटी को हटाकर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है। राफेल, महत्वपूर्ण तथ्य है राफेल के बारे में। राफेल एक उन्नत किस्म का फाइटर प्लेन है जिसे फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया था। कौन बनाया था? फ्रांस से लाया गया था, यानी फ्रांस से बनाया गया था। दसॉल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया था। भारत फ्रांस के बीच 36 राफेल विमानों के लिए 59,000 करोड़ रुपये में समझौता वर्ष 2016 में हुआ था। ये 2016 का समझौता था, 59,000 करोड़ रुपये, जो 2020 में लाया गया। ठीक है। पहले खेप के तहत 5 राफेल विमान फ्रांस के मैरिनेक एयरबेस से उड़ान भरकर 29 जुलाई 2020 को भारत के हरियाणा के अम्बाला एयरबेस पर पहुंच गया। फ्रांस के मैरिनेक एयरबेस से उड़ान भरकर 29 जुलाई 2020 को भारत के हरियाणा के अम्बाला एयरबेस पर पहुंच गया। फ्रांस से उड़ान भरने के 7 घंटे बाद राफेल की पहली लैंडिंग यूएई की डफरा एयरबेस पर हुई। भारत को मिले राफेल फाइटर प्लेन 4.5 पीढ़ी के हैं। फ्रांस से राफेल खरीदने वाला पहला देश इजिप्ट है। भारत राफेल पाने वाला विश्व का चौथा देश बन गया। राफेल में उड़ान भरने वाला पहले भारतीय पायलट हिलाल अहमद है। भारत आने वाले राफेल का नेतृत्व वर्ष 2009 में शौर्य चक्र से सम्मानित ग्रुप कैप्टन हरकिरत सिंह ने किया। वर्तमान में फ्रांस, इजिप्ट, कतर और भारत के पास राफेल विमान है। किसके पास? वर्तमान में फ्रांस हो गया, इजिप्ट हो गया, कतर हो गया और भारत के पास। कतर की राजधानी दोहा होता है। राफेल की भार वहन क्षमता 9500 kg है। ठीक है ना। और यह अधिकतम 24,500 किलोग्राम तक के वजन के साथ 60 घंटे की उड़ान भरने में सक्षम है। 60 घंटे की उड़ान। राफेल में प्रयोग होने वाले 3 मिसाइल है: स्काल्प मिसाइल, मीटियोर मिसाइल तथा हैमर मिसाइल। फिर से स्काल्प मिसाइल, मीटियोर मिसाइल तथा हैमर मिसाइल है। तो ये राफेल में प्रयोग होने वाले मिसाइल हैं। ठीक है ना। चलिए, आर्थिक समीक्षा 2019-20। ठीक है ना। अब चलिए कुछ इस पर विचार हो जाए। कहता पेश 31 जनवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जो पेश किया गया, क्या? आर्थिक समीक्षा बजट तैयार मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम के निर्देश में तैयार हुआ। थीम था बाजारों को सक्षम करना, व्यापार समर्थक नीति को बढ़ावा देना और अर्थव्यवस्था में विश्वास को मजबूत करना। लक्ष्य 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना।
आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हुए 3 पुस्तक का उदाहरण दिया गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, थिरुवल्लुवर के थिरुकुरल और एडम स्मिथ के एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ के एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ये 3 पुस्तक हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, थिरुवल्लुवर के थिरुकुरल और एडम स्मिथ के एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन है। अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी विकास दर 6 से 6.5% अनुमानित है। भारत को वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के यानी $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए बुनियादी ढांचे पर लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने की आवश्यकता है। अप्रैल-नवंबर 2019 के दौरान केंद्र के लिए जीएसटी लगभग 4.1% बढ़ा। सकल जीएसटी मासिक संग्रह वर्ष 2019-20 दिसंबर 2019 तक के दौरान रुपया 1 लाख करोड़ के यानी 1 लाख रुपये करोड़ के आंकड़ों को 5 बार पार किया। कितने बार पार किया? 5 बार। कृषि, देश के सकल मूल्य संवर्धन जीवीए में कृषि एवं सहायक क्षेत्रों का अंश वर्ष 2014-15 के 18.2% से घटकर वर्ष 2019-20 में 16.5% हो गया। कृषि, वानिकी और मछली पकड़ने के क्षेत्र में वर्ष 2020-21 के लिए बुनियादी मूल्यों पर सकल मूल्य संवर्धन जीवीए 2.8% बढ़ने का अनुमान है। औद्योगिक उत्पादन वर्ष 2018-19 के दौरान 5% की तुलना में वर्ष 2019-20 के लिए 0.6% वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान उर्वरक क्षेत्र ने 4.0%, इस्पात क्षेत्र में 5.2% तथा विनिर्माण क्षेत्र में 0.9% की वृद्धि प्राप्त की है। वर्ष 2019-20 में औद्योगिक विकास में वृद्धि 2.5% अनुमानित है। सेवा क्षेत्र, भारत नई कंपनियों के गठन के मामले में तीसरे पायदान पर है। वर्ष 2014 में 70,000 की तुलना में वर्ष 2018 में 1,24,000 नई कंपनियों का गठन हुआ। वर्ष 2019-20 में सेवा क्षेत्र में वृद्धि 6.9% अनुमानित है। थॉलिनॉमिक्स आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20। थॉलिनॉमिक्स नामक वाक्यों की अवधारणा प्रस्तुत की गई जो भारत में भोजन की एक थाली की अर्थव्यवस्था है। 2006-7 से 2019-20 तक शाकाहारी थाली को खरीदने की कीमत में 29% तथा मांसाहारी थाली को खरीदने की कीमत में 18% की गिरावट आई। नौकरियां और फर्म निर्माण, नियमित वेतन या वेतनभोगी कर्मचारी के बीच वर्ष 2011-12 और वर्ष 2017-18 के बीच लगभग 2.62 करोड़ नई नौकरियां पैदा हुई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 1.21 करोड़ तथा शहरी क्षेत्रों में 1.39 करोड़ रोजगार मिले। वर्ष 2011-12 के मुकाबले वर्ष 2017-18 में महिलाओं को नियमित रोजगार 8% बढ़ा है। सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास, केंद्र और राज्यों द्वारा सामाजिक सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, वन पर खर्च 2014-15 में 6.2% से बढ़कर 2019-20 में 7.7% हो गया। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग पर 2019 में 130 हो गई। मिशन इंद्रधनुष ने देश भर में 680 जिलों के 3.39 करोड़ बच्चों और 87.18 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया। आर्थिक समीक्षा प्रमुख में आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का विषय धन सृजन। जीडीपी के अनुसार भारत विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। 70% ग्रामीण लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहती है। सर्वेक्षण के अनुसार 82% लोग भारत में लघु एवं सीमांत किसान हैं। 82% लोग लघु एवं सीमांत किसान हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई मुद्रास्फीति 2018-19 में 3.7% से बढ़कर 2019-20 में 4.1% हो गई। थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति 2018-19 में 4.7% से गिरकर 2019-20 में 1.5% हो गई। विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता रैंकिंग में भारत 2014 में 142वें स्थान तथा 2019 में 63वें स्थान पर रहा। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के महत्वपूर्ण आंकड़े।
राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.3%, राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.3%, राजस्व घाटा जीडीपी का 2.3%, चालू घाटा जीडीपी का 1.5%, प्राथमिक घाटा जीडीपी का 0.1%, वित्तीय वर्ष 2019-20 में जीडीपी वृद्धि 5%, वित्तीय वर्ष 2020-21 में जीडीपी वृद्धि 6 से 6.5% अनुमानित। विदेशी मुद्रा भंडारण जनवरी 2020 तक $461.2 बिलियन, विदेशी मुद्रा भंडार जनवरी 2020 तक $461.2 बिलियन, विदेशी ऋण सितंबर 2019 तक $557.5 बिलियन। जीबीए में कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र का योगदान 13.9%, 28.3%, 57.8% है। कृषि में 13.9% है और उद्योग में 28.3% है। सेवा क्षेत्र में 57.8%। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार जीडीपी के अनुसार $2.9 ट्रिलियन माने $2.9 ट्रिलियन। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार जीडीपी के अनुसार $2.9 ट्रिलियन। जीडीपी में माल एवं सेवाओं का आयात का हिस्सा 21.2% और जीडीपी में माल एवं सेवाओं का निर्यात का हिस्सा 18.4%। शीर्ष निर्यातक देश अमेरिका, यूएई, चीन, हांगकांग। ये अमेरिका हो गया, यूएई हो गया, चीन हो गया, हांगकांग हो गया शीर्ष निर्यातक देश। शीर्ष आयातक देश हो गया चीन, अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब। चीन, अमेरिका, यूएई और सऊदी अरब। तो इस तरह से आपके कुछ आर्थिक समीक्षा 2019-20 पर कुछ आधारित क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट तथ्य थे जो आप लोगों के लिए बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय आम बजट 2020-21 इसके बारे में जरा देखते हैं। कहता है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को लोकसभा में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आम बजट पेश किया। आम बजट किन्होंने पेश किया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार दूसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनी। निर्मला सीतारमण ने इस बार अभी तक का सबसे लंबा बजट भाषण 2 घंटा 30 मिनट दिया। बजट पेश करते समय निर्मला सीतारमण ने तमिल कवि तिरुवल्लुवर की कविता सुनाई। बजट 2020-21 जीवन यापन में आसानी यानी ईज ऑफ लिविंग विषय पर आधारित था। यह बजट मुख्यतः 3 प्रमुख विषय वस्तु को लेकर तैयार किया गया। पहला, आकांक्षी भारत यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष ध्यान। आकांक्षी भारत यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष ध्यान। दूसरा, सबके लिए आर्थिक विकास एवं तीसरा, संरक्षित समाज। केंद्रीय बजट 2020-21 का कहता है 5 लाख तक वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा। 5 से 7.5 लाख तक वार्षिक आय पर 10% और 7.5 से 10 लाख तक की आय पर 15% और 10 लाख से 12.5 लाख तक की आय पर 20% और 12.5% से 15 लाख तक की आय पर 25% और 15 लाख से ऊपर और वार्षिक आय पर 30% की दर से कर होगा। नई टैक्स व्यवस्था वैकल्पिक होगी जिसमें कोई डिडक्शन शामिल नहीं होगा। जो डिडक्शन लेना चाहते हैं वो पुरानी दरों से टैक्स दे सकते हैं। ठीक है। स्टार्टअप कारोबार की सीमा 25 से बढ़ाकर 100 करोड़ की गई है। शिक्षा और कौशल विकास 2020-21 में शिक्षा के क्षेत्र में 99,300 करोड़ रुपये और कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। शहरी और स्थानीय निकाय युवा इंजीनियरों के लिए 1 वर्ष तक का इंटर्नशिप उपलब्ध कराया जाएगा। देश में 100 शीर्ष संस्थानों द्वारा डिग्री स्तर का ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाएगा। स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत एशियाई और अफ्रीकी देशों में इंडसैट आयोजित करने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। स्वास्थ्य और पोषण, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में 69,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के लिए 6400 करोड़ रुपये रखे गए हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 20,000 से अधिक अस्पतालों को पैनलबद्ध किया गया।
मिशन इंद्रधनुष के तहत 5 नए टीकों सहित 12 बीमारी को नियंत्रित करने के लिए काम किया जा रहा है। वर्ष 2025 तक देश से टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान शुरू की गई है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि 12 बीमारी को नियंत्रित करने के लिए 5 नए टीकों सहित 12 बीमारी को नियंत्रित करने के लिए काम जारी है मिशन इंद्रधनुष के तहत। ठीक है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और 2025 तक टीबी उन्मूलन रख दिया गया है। 2025 तक जन औषधि केंद्र योजना के तहत 2024 तक सभी जिलों तक 2000 प्रकार की दवाओं तथा 300 शल्य चिकित्सा की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब संरचना बुनियादी ढांचे में सुधार। इस बजट में जम्मू कश्मीर के लिए 30,757 करोड़ रुपये तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए लद्दाख की विकास के लिए 5,958 करोड़ रुपये आवंटित की गई है। परिवहन बेहतरी के लिए 1.7 लाख करोड़ खर्च का प्रस्ताव किया गया 1.7 लाख करोड़। ठीक है ना। उड़ान योजना के तहत 2024 तक 100 नए हवाई अड्डे विकसित होंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और 2 अन्य पैकेज 2023 तक पूरे हो जाएंगे। 2024 से पहले चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे शुरू किया जाएगा। कहाँ? 2024 से पहले चेन्नई और बेंगलुरु एक्सप्रेसवे 2024 से पहले 6,000 किलोमीटर राजमार्गों और 4,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय गैस ग्रिड को वर्तमान के 16,200 किलोमीटर से 16,200 किलोमीटर से बढ़ाकर 27,000 किलोमीटर करने की घोषणा की गई है। कृषि और किसान कल्याण सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने, बागवानी, अनाज भंडारण, पशुपालन और नीली अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित 16 सूत्री योजना की घोषणा की गई है। ठीक है। प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना के तहत 6 करोड़ से अधिक किसानों का बीमा किया गया। प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। जल्द खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के शीघ्रता से परिवहन के लिए विशेष किसान रेल और किसान उड़ान योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। PM कुसुम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के तहत 20 लाख किसानों को सौर ऊर्जा पंप लगाने में तथा 15 लाख किसानों के ग्रिड से जुड़े पंप सेटों और सौर ऊर्जा चलित बनाने में सहायता की जाएगी। ठीक है। सरकार ने इसके अलावा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ के कृषि ऋण का लक्ष्य निर्धारित किया गया 15 लाख करोड़। ठीक है ना। 2025 तक दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूध प्रसंस्करण क्षमता 53.5 मिलियन मीट्रिक टन से दुगना करके 108 मिलियन मीट्रिक टन की जाएगी। वर्ष 2022 से 23 तक देश में 200 लाख टन मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य है। वर्ष 2024-25 तक मत्स्य निर्यात को 1 लाख करोड़ पहुंचाने का लक्ष्य है। 3,477 मित्रों और 500 मत्स्य पालन कृषक संगठनों द्वारा युवाओं को मत्स्य पालन क्षेत्र से जोड़ा जाएगा। समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास महिला विशेष कार्यक्रम के लिए 28,600 करोड़ आवंटित किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पोषण से संबंधित कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए 85,000 करोड़ रुपये तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए 53,700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों के कल्याण के लिए 9500 करोड़ आवंटित किया गया। रक्षा बजट 2020-21 में रक्षा बजट में 6% की बढ़ोतरी की गई है। यह 3.37 लाख करोड़ हो गया। रक्षा क्षेत्र में दी जाने वाली पेंशन को जोड़ लें तो यह बजट 4.7 लाख करोड़ रुपये हो गया। इस बार रक्षा क्षेत्र का पेंशन बजट 1.33 लाख करोड़ रुपये है। हथियार खरीद और आधुनिकीकरण के लिए 1,10,734 करोड़ रुपये दिए गए हैं। रेलवे बजट में केंद्रीय बजट में रेलवे को 70,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता आवंटित की गई। इस वित्तीय वर्ष के दौरान रेलवे के लिए कुल 1.61 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है। सरकार का चुनिंदा मेल एक्सप्रेस मालगाड़ी के लिए जल्द खराब होने वाली सामान की ढुलाई के लिए रेफ्रिजरेटेड पार्सल वैन का भी प्रस्ताव है। 27,000 किलोमीटर ट्रैक को इलेक्ट्रॉनिक बनाया जाएगा।
तेजस जैसी ट्रेन से टूरिस्ट जगहों को जोड़ा जाएगा। 550 नए रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधा शुरू की जाएगी। पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से 4 स्टेशन की पुनः विकास परियोजनाओं और 150 यात्री ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। स्वच्छ भारत और जल जीवन मिशन 2020-21 के बजट में स्वच्छ भारत मिशन के लिए लगभग 12,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सभी घरों को पाइपलाइन के जरिए जलापूर्ति के लिए जल जीवन मिशन को 3.60 लाख करोड़ अनुमोदित किया गया। पीपीपी मोड में 5 स्मार्ट शहरों को विकसित किया जाएगा। सबके लिए मकान का लक्ष्य सबके लिए सस्ते मकान का लक्ष्य हासिल करने के लिए आवास ऋण के ब्याज भुगतान पर मिलने वाली 3.5 लाख रुपये तक के टैक्स छूट को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया। संस्कृति और पर्यटन वर्ष 2020-21 के लिए पर्यटन संवर्धन हेतु 2500 करोड़ तथा सुस्कृत मंत्रालय हेतु 3150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 5 पुरातत्व स्थल और राखी गढ़ी हरियाणा, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश, शिव सागर असम, धौलावीरा गुजरात तथा आदिचनूलूर तमिलनाडु को प्रतिमान स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। झारखंड के रांची में एक जनजातीय संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। लोथल अहमदाबाद गुजरात में पोत संग्रहालय के स्थापित किया जाएगा। आम बजट 2020-21 परीक्षा उपयोगी तत्व वर्ष 2020-21 के लिए कुल 30,42,230 करोड़ रुपये की बजट पेश किया गया। 30,42,230 करोड़ रुपये। वित्त वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा 3.5% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी वृद्धि दर 10% रहने का अनुमान है। 2019 में सरकार का ऋण घटकर जीडीपी का 48.7% हो गया। वर्ष 2006 से 16 के दौरान 27.1 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर। भारत अभी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 16 लाख नए करदाता कर प्रणाली में शामिल हुए। पिछले 2 साल में जीएसटी में 2 लाख नए करदाता जुड़े। 40 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए हैं। एमएसएमई सेक्टर में 5 करोड़ रुपये की टर्नओवर होने पर ऑडिट कराना अनिवार्य होगा। पहले यह सीमा 1 करोड़ रुपये थी। निवेशकों को राहत देने के लिए लाभांश वितरण कर हटाने का प्रस्ताव। सार्वजनिक बैंकों में सुधार 10 बैंकों को 4 बैंकों के रूप में करने पर मंजूरी दी जा चुकी है। 3,50,000 करोड़ की पूंजी प्रदान की गई है। बैंकों में जमा राशि का बीमा कवर 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया। आईपीओ के माध्यम से एलआईसी में सरकारी हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव दिया गया है। आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी को सरकार स्टॉक एक्सचेंज के जरिए बेचेगी। देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई वर्ष 2014-19 के दौरान बढ़कर $284 बिलियन हो गया, जो पिछले 5 वर्षों में $190 बिलियन था। दीनदयाल अंत्योदय योजना गरीबी उन्मूलन के लिए 58 लाख स्वयं सहायता समूह एसएचजी के साथ 50 लाख परिवार को जोड़ा गया। बजट 2020-21 में बिजली एवं नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र के लिए 22,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। उद्योग और वाणिज्य के विकास के समर्थन के लिए वर्ष 2020-21 के लिए 27,300 करोड़ आवंटित किए गए हैं। बजट में भारत नेट कार्यक्रम उद्योग और वाणिज्य के विकास के समर्थन के लिए वर्ष 2020-21 के लिए 27,300 करोड़ आवंटित किए गए हैं। बजट में भारत नेट कार्यक्रम के लिए 6,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। भारत में 2022 में आयोजित होने वाली G20 की अध्यक्षता के लिए तैयारियां शुरू करने हेतु 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2020-21 के लिए पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन हेतु 4400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। सीमा शुल्क को फुटवियर पर 25% से बढ़ाकर 35% करने और फर्नीचर वस्तुओं पर 20% से बढ़ाकर 35% करने का प्रावधान किया गया। न्यूज प्रिंट और हल्के कोटेड पेपर के आयात पर बुनियादी आयात शुल्क को 10% से घटाकर 5% किया गया। अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन परीक्षा करवाने के मकसद से राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी बनाने की घोषणा की गई। ज़्यादा निर्यात ऋणों का वितरण सुनिश्चित करने के लिए नई योजना निर्विक प्रारंभ की जाएगी। बजट 2020-21 के अनुसार 1 जनवरी 2020 से भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान का कार्यान्वयन शुरू होगा। बजट 2020 का सार
प्रमुख आंकड़े कहता 18-19, 19-20, 19-20, 20-21। कहता राजस्व प्राप्ति 12,916 18-19 में, 19-20 में 19,62,761। फिर 19-20 में संशोधित अनुमान 1,80,101 और बजट अनुमान 20,20,926। पूंजी प्राप्ति तो वास्तविक में ये आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, कि लंबा है, पॉइंटेड चीज़ है, तो ये सब तो उतना याद नहीं रहेगा, लेकिन खैर आप इसको देख लीजिएगा, वीडियो को रोक कर बढ़िया से अपने से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नीति आयोग एवं जीएसटी, इसके बारे में कुछ हम लोग नज़र डाल लेते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा जो नए हैं, ठीक है ना। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। पहले योजना आयोग था, उसका नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया, ठीक है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है ना। नीति आयोग का पूर्ण रूप राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी नीति, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, पूर्णकालिक सदस्य यानी फुल टाइम मेंबर, पदेन सदस्य, एक्स ऑफिसियो मेंबर, शासी परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रथम नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया थे। प्रथम अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगढ़िया। नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधु सिरी खुल्लर थे। हैं नहीं थे। नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधु सिरी खुल्लर थे। वर्तमान स्थिति में देखना है कि अभी कौन है, तो अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार। तो पूछ सकता है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी कौन है? अभी में कहा जा सकता है कि डॉक्टर राजीव कुमार। और सीईओ कौन है? अमिताभ कांत, श्री अमिताभ कांत। पूर्णकालिक सदस्य कौन है? रमेश चंद्र, बी के सारस्वत और डॉक्टर बी के पॉल। तो अब ये सब में से जो भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, या तो ऑल आ जाए, या कोई एक आ जाए, या कोई दो आ जाए, तो आप चुन सकते हैं, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको बोलते हैं जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म लिखने को आ सकता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017, कब? 1 जुलाई 2017 से यानी लागू हो गया वो, और ये कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। तो पूछ देगा कि ये जीएसटी है किस देश के मॉडल पर या मॉडल पर आधारित है? कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017। जीएसटी का रूप गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी यह 112वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। कितना? 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में, 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। इसी पर ये जीएसटी आधारित है, ठीक है ना। लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को किसके द्वारा? लोकसभा द्वारा, याद रखिएगा, लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा 8 अगस्त 2016 को पास किया गया। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दे दी। 8 सितंबर 2016 को जीएसटी बिल पर मंजूरी दे दिया। कौन? राष्ट्रपति। 101वां संविधान संशोधन के तहत 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 27 अधिभार को शामिल किया गया। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट है। कितने? जब जीएसटी जो पंजीकरण करेगा उसमें 15 डिजिट है। जीएसटी की दरें हैं 5, 18, 28, 5, 12, 18, 28। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। एसजीएसटी का पूर्ण रूप है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी का पूर्ण रूप है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
IGST का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत GST लागू करने वाला 161वां देश है। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट, सतत विकास लक्ष्य 2019-20। प्रथम स्थान केरल, द्वितीय स्थान हिमाचल प्रदेश, तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना संयुक्त रूप से, अंतिम स्थान बिहार का है। ठीक है ना। निर्यात तत्परता सूचकांक 2020, प्रथम स्थान गुजरात, द्वितीय स्थान महाराष्ट्र, तृतीय स्थान तमिलनाडु। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2020, शीर्ष रैंक प्राप्त राज्य तमिलनाडु, शीर्ष रैंक प्राप्त जिला पेडापल्ली तेलंगाना। ठीक है ना। जिला है तो पेडापल्ली। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार में जो सबसे प्रथम रैंक है जिला में पेडापल्ली और राज्य में तमिलनाडु तेलंगाना का, और अधिकतम नागरिक भागीदारी वाला राज्य उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा नागरिक भागी लिया था। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020, स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय यानी SSSS अभियान, सर्वश्रेष्ठ राज्य गुजरात, सर्वश्रेष्ठ जिला तिरुनेलवेली तमिलनाडु, सर्वश्रेष्ठ जिला तिरुनेलवेली तमिलनाडु, सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक खाचरौद उज्जैन मध्य प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत चिन्नौर सलेम, सामुदायिक शौचालय अभियान SSA, सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तर प्रदेश और गुजरात, सर्वश्रेष्ठ जिला प्रयागराज और बरेली। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत बोरीगांव, बोगाई गांव असम, बोरीगांव या बोगाई गांव असम। बाघ गणना रिपोर्ट, भारत में बाघों की कुल संख्या 2967। 2014-18 के बीच बाघों की आबादी में वृद्धि 33% हुआ। 2014 से 18 के बीच बाघों की आबादी में वृद्धि 33% हुआ। राज्य और बाघ की संख्या, मध्य प्रदेश में 526 सबसे ज़्यादा। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526 जो सबसे ज़्यादा है। तो पूछ जाएगा कि सबसे ज़्यादा कौन राज्य में बाघों की संख्या है, तो मध्य प्रदेश में। कितना पूछ सकता है, तो 526 बताइएगा। कर्नाटक में 524 ऊपर से दूसरा है। उत्तराखंड में तीसरा है 442। महाराष्ट्र में 312 चौथा स्थान। उत्तर प्रदेश 173, सुंदरबन 88 और बिहार 31। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट कुछ। चलिए यहाँ पर अब आपके लिए केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो देखिए योजना है नमामि गंगे योजना। शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। ठीक है। नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य इसका गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। प्रधानमंत्री जन धन योजना शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। लाभ 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा। मेक इन इंडिया शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को। उद्देश्य देश में न्यू फैक्चरिंग को बढ़ावा देना। मेक इन इंडिया के तहत 25 सितंबर 2014 को शुभारंभ। सांसद आदर्श ग्राम योजना शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। इसका उद्देश्य है प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना। मिशन इंद्रधनुष अभियान शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। पहली योजना में शुभारंभ 1 जनवरी 2015 को। उद्देश्य था LPG सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में भेजना। यह DBTL डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर LPG स्कीम भी कहलाता है। हृदय योजना शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा यानी हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एर्गुमेंट योजना। उद्देश्य देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा नीति मुद्रा। ठीक है। मुद्रा है। ठीक है। तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, इसका फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। उद्देश्य हुआ
सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण यानी इस प्रकार शिशु, किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन लेने का या लोन देने का प्रावधान है। ठीक है। उजाला योजना शुभारंभ 1 मई 2015 को। उजाला उन्नत ज्योतिबाई एफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। उद्देश्य बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्ब का कम मूल्य पर वितरण करना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुभारंभ 9 मई 2015 को कोलकाता से किया गया। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुभारंभ 9 मई 2015 को। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। चलिए नेक्स्ट। अटल पेंशन योजना शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा। इस योजना के अंतर्गत 10 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। अमृत योजना 24 जून 2015 को अमृत अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधा का विकास करने और 222 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 को। उद्देश्य 100 शहर का चयन कर विकास करना, सिंगापुर के सहयोग से। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को। उद्देश्य 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को। सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को की गई। उद्देश्य किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। स्किल इंडिया मिशन शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को। उद्देश्य 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को की गई। उद्देश्य सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना। सागर माला परियोजना शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को। उद्देश्य बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क या रेल परिवहन से जोड़ना। उदय योजना शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को। कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। का उद्देश्य बिजली वितरण करने वाली कंपनियां डिस्कॉम का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना। इस योजना से जुड़ने वाले पहला राज्य झारखंड है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन शुभारंभ 22 फरवरी 2016 का। उद्देश्य गांवों का क्लस्टर आधारित विकास। सेतु भारतम योजना शुभारंभ 4 मार्च 2016 को। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर अंडर ब्रिज का निर्माण। स्टैंड अप इंडिया शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण। उड़ान योजना शुभारंभ 27 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम उड़े देश का नाम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक। उद्देश्य देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। दीक्षा पोर्टल शुभारंभ 5 सितंबर 2017 को। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है। यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुभारंभ 1 मई 2016 को। उद्देश्य बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवार को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना शुभारंभ 1 जनवरी 2017 को। भारतीय जीवन बीमा एलआईसी द्वारा। उद्देश्य 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिक को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को। स्पर्श यानी स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज ए हॉबी। यह 6ठी से 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना है। लाभ अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुभारंभ 21 जुलाई 2017। उद्देश्य 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य शुभारंभ 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा।
उद्देश्य देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से। उद्देश्य गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुभारंभ 1 फरवरी 2019 को पीयूष गोयल द्वारा घोषित। उद्देश्य देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता। यह सहायता 2,000 रुपये तक 3 समान किस्तों में किसानों के एक खाते में सीधे अंतरित की जाएगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को। योजना के पात्र 18-40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को रांची में यानी झारखंड के रांची में। लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 रुपये प्रति माह। पेंशन योजना के पात्र हैं 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ही खेती की जमीन है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुभारंभ 10 सितंबर 2020। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महत्वपूर्ण तथ्य यह योजना भारत में मत्स्य पालन के सतत विकास पर केंद्रित है। इसे 2020 से 2025 के बीच लागू किया जाएगा। 2020 से 21 और 2025 के बीच लागू किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के हिस्से के रूप में योजना के तहत इसके कार्यान्वयन के लिए 20,050 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश है। योजना है कुछ और उसके शुरुआत। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। संसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014। मिशन इंद्रधनुष योजना 15 दिसंबर 2014। हृदय योजना 21 जनवरी 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015। अमृत योजना 25 जून 2015। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015। भारत माला परियोजना 31 जुलाई 2015। वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016। सेतु भारतम परियोजना 14 मार्च 2016। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरल मिशन 21 फरवरी 2016। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016। ग्रामोदय से भारत उदय अभियान 14 अप्रैल 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2016। सौर सुलजा योजना 1 नवंबर 2016। भीम ऐप 30 दिसंबर 2016। प्रवासी कौशल विकास योजना 7 जनवरी 2017। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना VPBY 14 जनवरी 2017। राष्ट्रीय वयोश्री योजना 1 अप्रैल 2017। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 4 मई 2017। दरवाजा बंद योजना 30 मई 2017। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेसवे योजना 21 अगस्त 2017। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य 25 सितंबर 2017। साथी अभियान 24 अक्टूबर 2017। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017। भारत नेट योजना 13 नवंबर 2017। खेलो इंडिया स्कूल गेम 31 जनवरी 2018। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन 1 फरवरी 2018। वन धन योजना 14 अप्रैल 2018। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 1 सितंबर 2018। PM आशा 12 सितंबर 2018। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018। PM किसान सम्मान निधि योजना 1 फरवरी 2019। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना 23 जुलाई 2019। जल जीवन मिशन योजना 15 अगस्त 2019। फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2019। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020।
आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 जून 2020। गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जून 2020। पीएम स्वनिधि योजना 18 जुलाई 2020। नई शिक्षा नीति 2020 30 जुलाई 2020। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 15 अगस्त 2020। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 दिसंबर 2020। ठीक है, ये थे आपके कुछ योजना, ठीक है ना, और इनके ईस्वी, ठीक है ना, कब लागू हुआ, ठीक है ना, और कुछ कुछ और इसके क्या लाभ होंगे, क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में दिया गया था। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा ही लगेगा और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को चीज़ प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब चलिए राज्य सरकार की योजना 2019-20 का क्या योजना है भाई। चलिए कहता उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या चालू किया गया। उत्तर प्रदेश के लिए के सरकार के द्वारा नवीन रोजगार छतरी अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास हेतु कन्या सुमंगलम योजना, बेटी के जन्म से लेकर स्नातक तक 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता देना। दस्तक अभियान जापानी इंसेफ्लाइटिस और दिमागी बुखार की रोकथाम या उपचार के प्रति लोगों को जागरूक करने। एम सेहत योजना मातृ एवं शिशु मृत्यु दर तथा सकल प्रजनन दर में कमी लाने हेतु। एम सेहत योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक मास्क अनेक जिंदगी योजना कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक करने हेतु। एफआईआर के द्वारा अब लोगों को शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जीवन अमृत योजना, इसके तहत लोगों की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाला काढ़ा वितरित किए जाएंगे। युवा स्वाभिमान योजना, शहरी युवाओं को साल भर में 100 दिन का रोजगार देना। वन धन योजना, आदिवासी बुनकरों को चंदेरी महेश्वरी जैसे प्रिंटिंग का प्रशिक्षण देना। किल कोरोना अभियान 1 जुलाई से डोर टू डोर सर्वेक्षण करना तथा लोगों को परीक्षण किट प्रदान करना। रोजगार सेतु योजना, प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना उमरिया जिले के पुलिस द्वारा। ठीक है, श्रम सिद्धि अभियान, श्रम सिद्धि अभियान हो गया। अकुशल मजदूरों को मनरेगा के तहत तथा कुशल मजदूरों को योग्यता के अनुसार काम देना। छत्तीसगढ़ इंदिरा वन मितान योजना, अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु स्वरोजगार के अवसर देना। पौनी पसारी योजना, मध्य प्रदेश प्रदेश के माने छत्तीसगढ़ के सभी 168 नगरीय निकायों में जन सामान्य एवं बेरोजगार नवयुवकों एवं नवयुवतियों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराना। गार्बेज कैफे योजना, अंबिकापुर नगर निगम द्वारा प्लास्टिक के बदले भोजन प्रदान करना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, किसानों को धान की फसल के लिए किस्त के रूप में 1500 रुपये प्रदान करना। गोधन न्याय योजना, पशुओं की सुरक्षा और पशुपालकों को रोजगार के साथ आमदनी बढ़ाने में मदद करना। पश्चिम बंगाल रूपश्री योजना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों को विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। कृषक बंधु योजना, किसानों को 5,000 रुपये प्रति एकड़ की वार्षिक सहायता 2 किस्तों में प्रदान करना। युवा श्री अर्पण योजना, राज्य के लगभग 50,000 युवाओं को बेहतर रोजगार अवसर प्रदान करना। उत्कर्ष बांग्ला योजना, हर साल 6 लाख युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। बांग्ला शस्य बीमा योजना, किसानों के लिए मुफ्त खरीफ फसल बीमा। सेव ग्रीन स्टे क्लीन, सेव ग्रीन स्टे क्लीन, राज्य सरकार के पूरे राज्य में 1 लाख से अधिक पौधे वितरित करेगी। राज्य सरकार पूरे राज्य में 1 लाख से अधिक पौधे वितरण करेगी। ओडिशा सरकार गरिमा योजना, स्वच्छता कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करना। निर्माण कुसुम योजना, निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के बच्चों को तकनीकी शिक्षा दिलाने के लिए वित्तीय सहायता हेतु। बलराम योजना, भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए। कर्नाटक जन सेवक योजना, इसके तहत नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं होम डिलीवर की जाएगी। प्राणवायु कार्यक्रम, लोगों के ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने में मदद करने एवं श्वसन के बारे में जागरूकता हेतु। नेकर सम्मान योजना, राज्य के बुनकरों यानी कपास रेशम ऊनी आदि को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। केरल नमथ बसाई कार्यक्रम, आदिवासी बच्चों को घर पर ही ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम प्रदान करने हेतु। आई एम ऑल्सो डिजिटल तकनीक के बारे में समाज को शिक्षित करने के लिए। गुजरात मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, राज्य में 50,000 महिला समूह का निर्माण करना तथा ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना। किसान सर्वोदय योजना, दिन के दौरान सभी किसानों को बिजली प्रदान करने के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने बाल विवाह को पूर्णतः समाप्त करना। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और बाल विवाह को पूर्णतः समाप्त करना। सुजलाम सुफलाम योजना, राज्य में 5000 तालाब एवं अन्य जलाशय का जीर्णोद्धार जिससे जल भंडारण किया जा सके। 1 एकड़ से 5 एकड़ भूमि वाले किसानों को 5000 से 25,000 प्रदान करना। राज्य के 12,000 किसानों को मधुमक्खी पालन से जोड़ना। आंध्र प्रदेश जगन्नान चेदोड़ू योजना, ठीक है, जगन्नान चेदोड़ू योजना। कोरोना के कारण आजीविका जुटाने में असमर्थ दर्जी, नाई या धोबी का वित्तीय सहायता। अम्मा बोड़ी योजना, कक्षा 1 से 12 तक सभी परिवार के बच्चों को 15,000 रुपये वार्षिक वित्तीय सहायता देना। ऋतु भरोसा योजना, किसानों को रुपये यानी 12,500 वार्षिक निवेश सहायता प्रदान करना। नवोद्यम योजना, एमएसएमई को राज्य में बढ़ावा देकर सशक्त बनाने के लिए। नाडू नेडू योजना या नाडू नेडू योजना होगा, नाडू नेडू योजना। सरकारी स्कूलों का कायाकल्प और प्रतिस्पर्धी संस्थानों में बदलना। तमिलनाडु स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना, 80,000 सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए। तेलंगाना रायुथु बंधु योजना, खरीफ एवं रबी फसल के लिए किसान को प्रति एकड़ 8,000 रुपये प्रदान करना। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, हैदराबाद शहर के 1 करोड़ लोगों को प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होगा। राजस्थान अन्नपूर्णा दुग्ध योजना, विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन के दौरान दूध दिया जाएगा। जल सूचना पोर्टल, एक ही मंच पर सभी सरकारी विभागों की जानकारी उपलब्ध कराना। महाराष्ट्र शिव भोजन थाली, प्रदेश के गरीब को 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराना। प्रोजेक्ट चूल्हा, घरेलू उपयोग के लिए स्वच्छ ईंधन प्रदान करना। माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, राज्य में कोविड-19 लक्षण की जांच हेतु घर घर जाकर सर्वेक्षण करना। महाराष्ट्र सरकार की यह सब पहल है। हरियाणा जल ही जीवन है योजना, तो भूमि जल स्तर को गिरने से रोकना, हरियाणा सरकार की ओर से। गोवर्धन योजना, किसानों को जैविक खाद गोमूत्र की बिक्री का प्रावधान करना, हरियाणा सरकार की ओर से। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, वार्षिक आय के 1.8 लाख से कम परिवार को 6,000 वार्षिक सहायता प्रदान करना। दिल्ली सरकार की ओर से चैंपियन अभियान और फरिश्ते दिल्ली के। चैंपियन अभियान क्या है? डेंगू से लड़ने के लिए लोगों को चैंपियन बनने का आग्रह। फरिश्ते दिल्ली, दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों एवं एसिड अटैक पीड़ितों की सहायता करने वाले को पुरस्कृत। उत्तराखंड अटल आयुष्मान योजना, राज्य के सभी निवासियों को निःशुल्क चिकित्सा। उत्तराखंड की ओर से एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना, किसान की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मशीनीकृत और वैज्ञानिक खेती पर जोर देने से के लिए। अब कहता है मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, आंगनबाड़ी केंद्रों पर दूध उपलब्ध कराना। मणिपुर फगदवा योजना, स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 120 दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करना। पंचवटी योजना, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिक के लिए पार्क का उद्यान स्थापित करना। सिक्किम सरकार एक परिवार एक नौकरी, हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान करना। असम अरुणोदय योजना, महिला सशक्तिकरण के लिए बैंक खाते में हर महीने में 830 रुपये दिए जाएंगे। अरुंधति स्वर्ण योजना, बेटी की शादी के अवसर पर 1 तोला यानी 10 ग्राम सोना प्रदान करना, असम सरकार। बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल विवाह पर अंकुश। जल जीवन हरियाली योजना, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल और हरियाली को बचाना। पत्रकार सम्मान योजना, 20 वर्ष अनुभव प्राप्त पत्रकारों को 60 वर्ष तक की आयु के बाद 6,000 पेंशन। स्नातक प्रोत्साहन योजना, स्नातक उत्तीर्ण अविवाहित महिलाओं को 25,000 प्रदान करना। मुख्यमंत्री वृद्धिजन पेंशन योजना, 60 से 89 वर्ष की आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों को 400 मासिक पेंशन। और पंजाब सर्वत्र सेहत बीमा योजना, राज्य के 43 लाख परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। ठीक है, इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे आपके करंट अफेयर के जो आपको दिया जा रहा है। तो आशा करता हूँ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है ना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।